नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दरअसल हर समस्या को देखने के बहुत सारे नज़रिए होते हैं और जब तक हम सारे नज़रियों को देख नहीं लें तब ना तो समस्या की पहचान होती है और ना ही समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो देश में एक ऐसी समस्या जो हमारे लिए नहीं है बल्कि हमारे पड़ोसी जो देश है पाकिस्तान, उसके लिए समस्या है। वो है कश्मीर की समस्या। कश्मीर पर पाकिस्तान शुरू से ही अपना दावा जताता रहा है और इस कथित दावे के लिए उसने क्या क्या नहीं किया, मतलब खुद को बर्बाद कर लिया पूरी तरह से। पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर कश्मीर पे कब्जा करने की नीयत से, बदनीयत से कहें, नीयत तो अच्छी बात होती है, बदनीयती के कारण तीन तीन युद्ध लड़े। एक आज़ादी के जस्ट बाद लड़ा कबायलियों को भेजकर, जो सेना के जो ट्रेंड लोग थे उनको कबायलियों की वेशभूषा में भेजा और वहाँ से ज़बरदस्त मात खानी पड़ी। उसके बाद आपको याद है 1965 का युद्ध, जिसमें पाकिस्तान ने आक्रमण किया और पाकिस्तान, भारत की फौज जो है लाहौर तक घुस गई और बहुत बुरी तरह से पाकिस्तान को पराजय का सामना करना पड़ा। इसी तरह 1971 में भारत ने हस्तक्षेप करके बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई और वहाँ के जो लाखों लोग हैं जो आज सुरक्षित, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। आपको ये इस वीडियो का विषय नहीं है लेकिन बता दूं विषयांतर करते हुए कि बांग्लादेश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और वो पाकिस्तान को तरक्की के मामले में बहुत पीछे छोड़ चुका है, जबकि बहुत देर से आज़ाद हुआ। पाकिस्तान में जुल्म सितम करने में खैर कसर बाकी नहीं रखी। तो दोस्तों, खैर ये मुद्दा नहीं है, विषय आज दरअसल ये जो विषय मैं इसलिए सामने लेके आया हूँ आपके, कि कश्मीर को जो देखने का नज़रिया है, कश्मीर की जो समस्या है, वो वहाँ के जो एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट हैं और आज की तारीख में पाकिस्तान की आवाम है, जो पढ़े लिखे शख्स हैं, मैं कठमुल्ले मुल्ले मौलवियों की बात नहीं कर रहा, जो धर्म की अफीम पिलाकर और अल्लाह का नारा लगाकर और पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा युद्ध का जो उन्माद भरते हैं। ये बात दूसरी है कि लोगों के पेट में रोटी नहीं है, वहाँ पर ना पूरी तरह से खाना है, ना पानी है, ना सब्जी है, कुछ नहीं है, फटेहाल भिखारी हैं। पिछले दिनों आप पता ही होगा कि सऊदी अरेबिया और ईरान ने ये कहा कि जो मतलब ये डॉक्यूमेंट बाकायदा पाकिस्तान, मैंने एक वीडियो बनाया भी था इस बारे में, रेफरेंस दे रहा हूँ आपको, हालांकि कोर इशू पे अभी आता हूँ, कि 90% जो पाकिस्तानी जो पकड़े गए हैं, जो जेलों में बंद है ईरान में, सऊदी अरेबिया में, उसमें से 90% पाकिस्तानी है। मतलब सरकार भी वहाँ भीख मांग रही है और अब जनता भी भीख मांग रही है। और एक नज़ारा तो बड़ा अद्भुत था कि एक आदमी पाकिस्तान के हवाई जहाज़ में चढ़ गया, यात्री विमान में, और भीख मांगने लग गया। तो ये तो हाल, ये जो इसका जो दरअसल ये जो रेफरेंस है, ये भी प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर आप काफ़ी कहें कि जुड़ा हुआ कश्मीर से, ये कहीं ना कहीं जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी पाकिस्तान के आज आवाम की हालत हो रही है, पाकिस्तान की सरकार की हालत हो रही है कि वर्ल्ड बैंक के सामने, कभी अमेरिका के सामने, कभी सऊदी अरब के सामने, कभी IMF के सामने, कभी किसी के सामने, जो कटोरा लेके वो डॉलर की भीख मांगने जा रहे हैं कि हमारे पास रोटी नहीं है, पेट्रोल नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, इनके लिए हमें मदद दो, मदद दो। तो ठीक है, इस तरह की जो मदद वो मांगने जा रहे हैं लगातार, उसकी वजह में जो जड़ जो है ना, वो कश्मीर का मुद्दा रहा है। वहाँ की आवाम ने पिछले 70 की सरकार ने और आवाम को ऐसा उन्मादी बना दिया है, कश्मीर का नाम ले लेकर उनकी हालत ये कर दी है कि आज उनके पेट में रोटी नहीं है और तन ढकने के लिए ढंग से कपड़े नहीं हैं, और वो इतने बदहाल और मतलब मैं क्या कहूँ कि नरक का जीवन वो पाकिस्तानी जी रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो मैं बात बताने जा रहा हूँ आपको, दरअसल ये मुद्दा दरअसल ये है असली, कि पाकिस्तान के एक एक्सपर्ट ने किताब लिखी है। उस किताब में कश्मीर का पूरा जिक्र किया गया है कि किस तरह से कश्मीर को लेकर जो पाकिस्तान के जो भी सत्ता में रहे लोग, चाहे वो सैनिक सत्ता के लोग हों या कथित लोकतांत्रिक सत्ता, क्योंकि वहाँ कोई भी सत्ता 2-3 साल से ज़्यादा टिकती नहीं है और या तो उनको हटा दिया जाता है या फिर सेना उसमें जो है वो हस्तक्षेप करके कब्जा कर लेती है। तो उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त लेखक हैं, उन्होंने किताब लिखी है कश्मीर को लेकर और बाकायदा दस्तावेजों से प्रमाणित किया है उन्होंने कि कश्मीर का सच क्या है। पाकिस्तान जो कश्मीर का जो सच है
वो पूरी दुनिया को क्या बताता रहा है, अपनी आवाम को किस तरह से धोखे में पाकिस्तान ने रखा है और किस तरह से इसके नाम पर भारी भ्रष्टाचार हुआ है। मतलब कश्मीर की जो सत्ता रही है उसने कश्मीर नहीं, पाकिस्तान की जो सत्ता रही है उसने कश्मीर का नाम लेकर जो फंडिंग रेज करी है, जो अरबों खरबों जो रुपए जो हैं वे उन्होंने अपनी निजी संपत्ति, निजी मलकियत उससे डेवलप करी है। मतलब निजी ऐशगाह उन्होंने बनाई है कश्मीर के नाम पर। जो फंड जो बजट में जो रखा गया या जो गुप्त बजट इस नाम पर जो लिया गया, या कश्मीर के नाम पर जो भी फंड विदेशों से प्राप्त किया गया उस दौर में, हालांकि अब कोई फंड नहीं दे रहा है। अब पूरे अरब के मुल्क जो हैं और पूरी दुनिया समझ चुकी है कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है, इसकी सच्चाई क्या है, यहाँ के जो हुक्मरान हैं वो कैसे हैं। तो अब वहाँ से तो कोई मदद खैर मिलती ही नहीं है उनको, और वो मदद मिलने का सवाल नहीं है। सबने पल्ला झाड़ दिया है और पाकिस्तान को बाकायदा घोषित तौर पर भिखारी बता दिया है उन्होंने कि भाई आप लोग भी यहाँ भीख मांगते हो आकर, वहाँ जेब तराशी जैसी घटनाएं करते हैं विदेशों में जाकर। ज़्यादातर उनमें पाकिस्तानी है, बाकी कोई छोटे मोटे और लोग होंगे और भीख मांगने वाले भी यही हैं। तो उन मुल्कों ने भी सबने मना कर दिया पाकिस्तान को, और ना तो वीज़ा देते हैं उनको। पहली बात तो ये कि अब आसानी से पाकिस्तानी नागरिकों को जो सऊदी अरब के कंट्रीज़ है, मतलब जो खाड़ी देशों के कंट्री हैं, वो भी आसानी से वीज़ा नहीं देते। अब अमेरिका की और इंग्लैंड की और ऑस्ट्रेलिया और इनकी तो बात, या जर्मनी की तो बात दूसरी है। वहाँ तो भूल जाइए वीज़ा, पाकिस्तानी कोई वीज़ा पे कंसिडर करेगा, चाहे वो पर्यटक वीज़ा हो, चाहे वो और पढ़ने के लिए वीज़ा हो, क्योंकि पढ़ने वाली डिग्रियाँ भी उनकी फर्जी हैं, सारी नकली डिग्रियाँ। ये एक पिछले दिनों बहुत बड़ा रैकेट का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुलासा हुआ था। खैर वो विषय नहीं है, विषय यही है कश्मीर का। तो ये जो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा अवाम है, पढ़े लिखे जो शख्स हैं, वहाँ के जो यूट्यूबर्स हैं, जो लोगों में वहाँ पर एक तरह से कहें कि जनजागृति ला रहे हैं, सामाजिक चेतना फैला रहे हैं, और प्लस वो जो बुक की समीक्षा, ये दोस्तों दो अलग अलग वीडियो हैं, इनके अंश मैंने इसमें लिए हैं। तो आइए मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ, और पाकिस्तान के अवाम के नज़रिए से, और पाकिस्तान के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो हाईली एलीट वर्ग हैं, जो अमेरिका जो रहते पाकिस्तान में नहीं है ज़्यादातर, वो सब बाहर ही रहते हैं, कि उनको पता है कि उनकी बात, उनको डर इस बात का भी लगता है कि जो जिस तरह की बात वो करते हैं कहीं सरकार उनको गिरफ्तार नहीं कर ले। और ये वहाँ यूट्यूबर्स पे भी खतरा मंडराया रहता है इस बात का कि पाकिस्तान की कोई भी सरकार हो वहाँ पर, वो उनको कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, कभी भी मरवा सकती है, कभी जेल भेज सकती है। पिछले दिनों ही एक रिपोर्टर था, वो अब 6 महीने में घर वापस आया है वहाँ से, उसको उठवा लिया गया। कहाँ गया, कैसे गया, और वो बिल्कुल ऐसा हो गया, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हालत में आया है, बिल्कुल उसकी हड्डियाँ निकली हुई हैं, अस्पताल में सीधा भर्ती कराया गया। कौन ले गया, कब ले गया, कहाँ ले गया, इसका कोई पता नहीं है इनको। खुद भी यूट्यूबर्स ये बात मैं सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ उनके वीडियोस, वो खुद भी इस बात को कहते हैं कि यहाँ साहब कुछ पता नहीं है कब किसका नंबर आ जाए। तो हम तो अपनी जान हथेली पर लेकर ये वीडियो बनाते हैं सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। भारत जैसी आज़ादी और बिल्कुल जो अधिकार हैं वो वहाँ पर ना तो आवाम को है, ना यूट्यूबर्स को है, ना प्रेस को है। प्रेस वहाँ पर अंकुश में सरकार के रहती है। खुद यूट्यूबर्स इस बात को कहते हैं ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं जो वहाँ दिखाई जानी चाहिए जिससे जनता में अवेयरनेस आए, वो वहाँ पर नहीं दिखाते हैं। तो खैर अब आपको मैं इस वीडियो की तरफ ले चलता हूँ। आप देखिए 2 वीडियो, एक पुराना वीडियो मुझे कश्मीर के मुद्दे पर कहीं ना कहीं वो कश्मीर को टच करता हुआ है और डायरेक्ट कश्मीर का नहीं है, लेकिन ये जो बुक है इसका जो रिव्यू किया है, इसमें जो ऐतिहासिक दस्तावेज शामिल किए हैं, ये आज़ादी के बाद से जब से जिन्ना और मुस्लिम लीग ने ये सब बनाया, पाकिस्तान बनाया, उसके बाद से कश्मीर को लेकर कब कब क्या क्या परिवर्तन आया पाकिस्तान में। भारत की नीति एक जैसी है, भारत ने तय कर रखा है कि कोई आँख उठा के देखेगा तो फिर वो आप बताइए कि क्या होगा। अब तक 3 युद्ध हुए हैं और पाकिस्तान की हालत क्या कर दी है। तो इन युद्धों ने और कश्मीर को के चक्कर में पाकिस्तान गर्त में जा चुका है बुरी तरह से। और उस किताब में सारे दस्तावेज दिए गए हैं और जो एनालिसिस किया गया है बाकायदा, उन्होंने खुद भी लेखक ने कहा है कि उन्होंने अपना व्यू नहीं रखा, जबकि ज़्यादातर राइटर जिन्होंने किताब लिखी है कश्मीर के मुद्दों को लेकर वो अपना व्यू रखते हैं। वो कहते हैं कि मैंने दस्तावेजों से प्रमाणित कर दिया है कि कश्मीर का मुद्दा क्या था, सरकार ने इसको कैसे देखा, अवाम ने इसके साथ क्या किया, वो तमाम चीज़ें उन्होंने दस्तावेजों से दस्तावेज जुटाए हैं उन्होंने। वो पुराने दस्तावेज, बहुत पुराने दस्तावेज, खतों की किताबत, जो भी अधिसूचना है, जो भी जिस तरह की जो भी तमाम जो वो जुटा सकते थे, वो अच्छे बहुत फेमस राइटर हैं वो, और उनका बड़ा सम्मान है पाकिस्तान के पढ़े लिखे तबके में। अनपढ़ जाहिलों की तो बात छोड़ ही दें वहाँ पर, उसका तो कोई औचित्य नहीं है मौलवियों का और मुल्लों का वहाँ पर। तो आइए आपको इस वीडियो की तरफ ले चलता हूँ, देखिए कि उनका नज़रिया क्या है
सरकार वहाँ की चाहे कुछ भी करती रहे, क्योंकि सरकार तो वहाँ पर कश्मीर के नाम पर ही वोट बैंक बटोरती है, हर बार उनका यही मुद्दा होता है। लेकिन अवाम जो पढ़े लिखे लोग हैं, या जो उनके लोग जो डर के मारे विदेशों में बैठे हैं लेकिन हैं वो पाकिस्तान के शुभचिंतक, वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, कश्मीर के बारे में क्या सोचते हैं, आइए इन 2 वीडियो के माध्यम से जानते हैं। और दोस्तों, निवेदन ये है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके सामने और अच्छी तरह से प्रस्तुत करता रहूं। और समस्याओं का जो समाधान है वो हमें हमेशा दूसरी नज़र से भी देखना चाहिए कि वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, वहाँ के और जो लोग हैं, पढ़े लिखे आवाम के जो लोग हैं, वो क्या सोचते हैं। तो आइए चलते हैं इस वीडियो की तरफ, आप देखिए इस वीडियो को। द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ टोरंटो से शरीक गुफ्तगू हैं बैरिस्टर हमीद बाशानी साहब। ये मैं वजाहत करता चलूं कि बहुत से लोग इनको हामिद भाशानी कहते हैं, हालांकि सही तलफ़ुज़ इनके नाम का वो हमीद बाशानी है। मौलाना भाशानी जो ईस्ट पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे, वहाँ से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। सर, थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूं आपकी किताब की। आपकी किताब मुझे देखने का मौका मिला, मसला कश्मीर, नाकाम सफारतकारी की अनकही दास्तान। तो ये किताब लिखने का क्या आइडिया आया, क्या खास चीजें हैं इसमें जो बाकी किताबों में नहीं हैं? देखें जी, पहली बात ये है कि ये आज ही मुझे एक दानश्वर हैं जिनका तबसरा उन्होंने मुझे भेजा है इस किताब पे। तो उन्होंने लिखा है कि ये इस किताब में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आम आदमी तो चलें अपनी जगह है, लेकिन जो लोग बाकायदा जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में कायदाना किरदार अदा कर रहे हैं, या जम्मू कश्मीर के अंदर जो तहरीकें चली हैं, जो मुख्तलिफ ज़माने में मुख्तलिफ किस्म के जो है बगावतें हुई हैं, या इन चीज़ों के जो अलंबरदार या उनके हेड रहे हैं, उनको भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनकी नॉलेज में नहीं हैं कि ये एक्चुअली जो है पाकिस्तान डिप्लोमेटिक लेवल पे इस मसले को हल करने की किस तरह की कोशिशें कर रहा था। तो ये जब मैंने, चूँकि ज़ाहिर है मैं इस मामले में काफ़ी जो है वो मेंटली इन्वॉल्व रहा हूँ, इंटेलेक्चुअली बहर हवाले से, तो उसमें मैंने भी फील किया कि ये जो है एक स्टेटमेंट ब्लैक एंड वाइट तो दी जाती है पाकिस्तान के अवाम को, और बल्कि दुनिया के हर फोरम पर, कि जी पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनली मसला कश्मीर को उठा रहा है, उजागर कर रहा है, उबार रहा है, उसके लिए लॉबी कर रहा है, मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन कभी तफसील से ये उन्होंने बताया नहीं कि उसका आउटपुट क्या है, और वो जो कुछ कर रहे हैं उसकी वजह से आज तक क्या उन्होंने गेन किया या लूज किया। यानी अवाम के आगे जो होता है ना एक चीज़ का, कि आप 70-75 साल से इतनी बड़ी फंडिंग कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट पे, और पाकिस्तान की वजारत खारजा की जो फंडिंग है उसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो खर्च होता है मसला कश्मीर के हवाले से, जो लॉबिंग होती रही है स्पेशली माजी में और 80s में और 90s में, जो तहरीक के हवाले से एक चलता था। तो इसमें ये मेरे जहन में ये सवाल पैदा हुआ कि आखिर ये जवाबदेही का जो आंसर है, ना ही कभी पाकिस्तान की पार्लियामेंट में किसी वजीर खारजा ने या वजारत खारजा के किसी ऑफिशियल ने ये हिसाब किताब किया, ना कोई डिस्कशन की, ना कोई सवाल और जवाब हुआ। यानी सिरे से डिस्कशन ही नहीं हुई ना, कि ये एक शेडो में रह के तो आप जो डिप्लोमेसी कर रहे हैं, और हर 2-3 महीने माजी में ये रहा है मामूल कि कोई ना कोई वफद जा रहा है जी, कोई जनीवा जा रहा है, कोई न्यूयॉर्क जा रहा है, कोई इंग्लैंड जा रहा है, जिसमें 20-20, 30-30 इवन ऐसे वफद भी हैं 50-50 लोग तैयारे भर के जो है ले जाएंगे, और उनको होटल्स से लेके अकोमोडेशन से लेके लॉबिंग के लिए जो यहाँ के लोगों को खर्चे दिए जाते हैं, वो मिला के तो वो बिलियंस में बनते हैं, डॉलर्स में। तो ये पैसा किस मकसद के लिए खर्च कर रहे हैं और आखिर में कर क्या रहे हैं? तो इस पे फिर मैंने जो रिसर्च शुरू की तो मुझे पता चला कि इनका फोकस तो सिर्फ जो है वो अमेरिकी प्रेसिडेंट का पीछा करना ही रहा है, राइट फ्रॉम 1950 से लेके कि जी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का या प्रेसिडेंट, यही 2 आदमी हैं जिनके ज़रिए
कुछ हो सकता है। और उनका इन्होंने पीछा किया, जिसमें आप सदर अयूब खान से लेके तो आज तक के जो हमारे जो सदूर और वज़राए आज़म और जो लोग गुजरे, तो वो फिर इस नुक्ता नज़र से मैंने कहा कि इस पे थोड़ी सी रिसर्च करें। तो जब रिसर्च की, तो जैसा कि आप किताब में देख सकते हैं, इसमें मैंने बहुत कम अपनी ओपिनियन दी है, बल्कि दी ही नहीं है। प्रैक्टिकली मैंने जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक्सचेंज हुए हैं, पहले कराची से जो है वाशिंगटन, और बाद में इस्लामाबाद से वाशिंगटन, या इस्लामाबाद से जो है न्यू दिल्ली, या न्यू दिल्ली से जो है वाशिंगटन, और ये सारे जो, या इंग्लैंड में कभी कभार, तो वो सब डॉक्यूमेंट्स की जो है वो मैंने रिप्रोड्यूस किए हैं ताकि लोग खुद पढ़ के उनको देखें, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट अब डीक्लासिफाई हुए हैं ज़्यादातर। तो लोगों को पता तो चले कि ये करते क्या थे, कि इसमें डिप्लोमेसी कहाँ थी। यानी ये जब आप एक डिग्निटरी कोई है, प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उसको मिलते हैं और कहते हैं जी आप हमारी मसला कश्मीर हल कराने में मदद करें डे वन, तो डे वन से उसका जवाब ये है कि जी ये जो मसला कश्मीर है ये सिर्फ आप और इंडिया के दरमियान बाहमी नेगोशिएशन से ही हल हो सकता है, बाकी इस सिलसिले में हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें इंडिया का बड़ा फर्म किस्म का स्टैंड है कि इसमें हम कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं चाहते। ये पहले दिन से लेके आज तक इनको जवाब मिलता रहा है, और ये जवाब इनको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हर प्रेसिडेंट से, जिनके सामने इन्होंने ये मसला उठाया, से लेके तो जो है बरतानिया के जो वज़राए आज़म से होते हुए चीन की जो मेन लीडरशिप थी, उन सब की तरफ से बाकायदा डॉक्यूमेंटेड है कि उन सब ने उनको ये कहा कि भाई इस मसले का हल हमारे पास इसके अलावा कोई नहीं है, कि आप और भारत जो है वो बैठ के तो इसका कोई हल ढूंढें। तो ये बात जो है ये लोगों को बताने के बजाय पाकिस्तान के अवाम को बताया ये जाता रहा कि हम तो जी बहुत बड़ा फतह करके आ गए हैं, और हमने फलां साहब से मुलाकात की, और इंडिया बहुत बड़े प्रेशर में आ गया, और अब वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर जो है वो पके हुए फल की तरह हमारी झोली में गिरेगा, और अब इंडिया को पसपाई होगी, और अब ये शर्मिंदगी होगी। यानी ये आप अगर जंग और नवाए वक्त की रिपोर्टिंग पढ़ें पेज बाय पेज फ्रॉम डे वन से, तो आपको हर सफ़े पे रेयरली कोई मिसिंग होगा जिसमें इस तरह की स्टेटमेंट किसी ऑफिशियल की नहीं मिलेगी जो दौरे पे जा रहा है या दौरा करके आ रहा है, और दौरा वो कर किस तरह रहा है और उसको एंगेज कैसे कर रहा है आगे जिस पर्सनालिटी को मिल रहा है, वो इन खतूत से और इन डॉक्यूमेंट से जो है वो क्लियर होता है कि वो तो एक बहुत बड़ा एक आजिज़ाना किस्म की रिक्वेस्ट लेके जाते हैं, और आगे जब उनको जवाब मिलता है तो कोई काउंटर आर्गूमेंट करने के बजाय खामोशी से वापस आके तो अवाम के सामने झूठ बोलते हैं। ये चीज़ सामने रख के तो फिर मैंने इसको कंपाइल किया, और ये जो मालूमात जो जगह जगह बिखरी हुई थी, एक तो स्टेट डिपार्टमेंट के डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट से लेके कुछ ऐसी किताबें जिनके रेफरेंसेस मैंने दिए हैं मुख्तलिफ जगहों पे जो लिखी हुई हैं, और लोगों ने लिखी हैं जो इस मसले से मुंसलिक रहे, तो उस सब को फिर मैंने जो है वो एक शक्ल दी है ताकि लोग एक ही बुक के अंदर जो है ये जो कश्मीर इशू का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन पहलू है, जिस पे मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा झूठ बोला गया है पाकिस्तान के अवाम के साथ, उसको जो है वो किस तरह सामने लाए। द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ लाहौर से शरीक गुफ्तगू हैं सैयद मुजम्मिल शाह। मुजम्मिल साहब वेल नोन जर्नलिस्ट हैं, कैपिटल टीवी पर शो करते हैं, उसके अलावा जानी मानी सोशल मीडिया पर्सनैलिटी हैं। तो क्या क्या बड़ी बड़ी गलतियां की हमने जिसकी वजह से हम इन हालात को पहुंचे हैं कि आज हमारे 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, हमारा पासपोर्ट जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वर्थलेस। तो ये जो चीज़ें हैं, क्या हमारे हुक्मरान तबके जो हैं, हमारे एम्बेसडर्स, हमारे एकेडमिक्स, हमारे जनरल्स, उनको एहसास नहीं है इन चीज़ों का कि हम कितना पीछे रह गए हैं बाकी दुनिया से? देखें, इसको वो अंग्रेजी में कहते हैं ना इंटेलेक्चुअल ड्वार्फिज्म, यानी कि दिमागी तौर पे इतना माइन्यूट सोचना कि आप असल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई ना कर सकें। अब आप जो एक एफर्ट कर रहे हैं वो भी यही है
कि जो भी नाजरीन है आपके जहां भी बैठे हुए हैं वो इस बात को समझें कि असल मसाइल हैं क्या। तो गलतियों की अगर हम इसको रूट तलाश करें तो पहले तो पार्टीशन के फौरन बाद जो लैक ऑफ क्लैरिटी थी, सबसे बड़ी गलती तो वही है ना कि हमने जाना किधर है वही क्लियर नहीं है। या जूनागढ़ की जो आपने मिसाल दी उसमें 80% पॉपुलेशन वहाँ की हिंदू थी, लेकिन चूंकि वहाँ का जो नवाब था उसने आपके हक में फैसला किया तो आपने उस केस को तो एक्सेप्ट कर लिया। वो और बात है कि नेहरू साहब ने बाद में आर्मी भेज के वहाँ पे तो उसके वहाँ पर ऑपरेशन कर दिया। लेकिन हमने वही आपसे एग्री करूंगा कि हमने अपना केस तो खराब कर लिया। एनालॉजी कैसे बनाएंगे? अगर हिंदुस्तान में जो है वो एक्सेशन उन्होंने करने का कश्मीर ने फैसला कर लिया तो आपने जूनागढ़ की एक्सेप्टेंस पे प्रेसिडेंट सेट कर दिया कि अगर पॉपुलेशन वहाँ मेजोरिटी कोई और भी हो लेकिन जो लीडर है वो आपके हक में फैसला करे तो इसका मतलब ये है कि फिर स्टेट आपके पास आनी चाहिए। तो एक पूरी तारीख है गलतियों की और विजन किसी के पास नहीं है। और ये कश्मीर एक ऐसी ओपीएम है जो इस अवाम को दिन रात पिलाई जाती है ताकि वो उठ ना जाए इस नींद से जो जिस पे सुला रखा है एस्टैब्लिशमेंट ने और लोगों ने। क्योंकि अगर रियल इश्यूज की तरफ आ गए तो फिर तो मसला क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए कश्मीर की डिलूजन पालना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरह बर्फ पिघलती नहीं है, इस तरह दीवारें बनती हैं। और दीवारें बनने से ये हुआ है कि हमने अपने आप को इंटरनेशनली आइसोलेट कर लिया है। अब $1 अरब हमें चाहिए और भीख मांगते हुए पूरी दुनिया में फिर रहे हैं। कल IMF के साथ नेगोशिएशन का आखिरी दिन था, कोई डेवलपमेंट उसमें सामने नहीं आई और दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है। डॉलर जो है वो पीक जो है वो आसमान तक पहुंच चुका है, इतना महंगा हो गया। इस्लाम को भी अपनी स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन के मातहत कर दिया है। बिल्कुल 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 जो आपने चीज हमें सूट करती है पिक एंड चूज कर रहे हैं उसमें भी हम। बिल्कुल ये चेरी पिकिंग है। 101% मैं आपसे एग्री करता हूँ। और इवन आप यमन और सीरिया की बात कर लीजिए, सऊदी अरब ने जो वहां पर किया, कभी आपने देखा है कि पाकिस्तान में किसी ने आवाज उठाई हो इसके ऊपर? या मिडल ईस्ट के अंदर जो सऊदी अरेबिया ने जेनोसाइड किए हैं, कभी बात नहीं करेंगे। वीगर मुस्लिम्स पे बात नहीं करेंगे। एलिजिडली वहां पर 1 मिलियन लोगों का कैंप बना रखा है चीन ने, जिसमें मुसलमानों को बंद करके री एजुकेट किया जाता है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के जितने वज़राए आज़म रहे हैं वो यही कहते हैं कि चीन से हमारी दोस्ती हिमालय से ऊंची और शहद से मीठी और समुद्र से गहरी है। उसकी वजह यह है कि वहाँ इंटरेस्ट तय करते हैं। लेकिन जैसे ही बात आती है पैलेस्तीन की और कश्मीर की तो सिर्फ वहां पर इनका इस्लाम जागता है, इसके अलावा नहीं जागता। उसकी वजह यह है कि वो फॉरेन पॉलिसी एडवेंचर है आपके। आप तो अगर आप पहली बात यह है कि ज्यादतियां ना करें तो कोई भी ऐसा लूप होल या कोई भी ऐसी वैक्यूम डेवलप नहीं होती जिसको हिंदुस्तान या इसराइल या अफगानिस्तान आके फिल करे। अगर कोई ऐसा वैक्यूम डेवलप हुआ है और आपके किसी हॉस्टाइल कंट्री ने आपके अकॉर्डिंगली उसको फिल कर लिया है तो उसमें कसूर आपका ही है। उसमें कंस्पिरेटोरियल नहीं होना चाहिए कि बहुत बड़ी ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में आपके खिलाफ कंस्पिरेसी हो रही है। भाई अमेरिका के खिलाफ कंस्पिरेसी क्यों कामयाब नहीं होती? या आपने खालिस्तान को सपोर्ट करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ, वो पॉलिसी भी आपकी फेल हो गई। तो ये दुनिया भर में होता है कि जहां जहां वीकनेसेस होती हैं ऐसी स्टेट्स में जो आपकी फ्रेंडली नहीं होती, उसको कोई और आके वैक्यूम फिल करता है। आप वैक्यूम ना छोड़ें तो ना हिंदू साजिश हो सकती है, ना यहूदी साजिश, ना अमेरिकी साजिश। लेकिन होता इस तरह से है कि हमेशा आप राइट्स देते नहीं हैं, डिप्राइव करते हैं आवाम को, और जब वो वैक्यूम कोई और फिल करने की कोशिश करे तो आप कहते हैं कंस्पिरेसी हो रही है। तो इसका हल सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप एम्पावर करते हैं अपनी पेरिफेरीज को, इन लोगों को, तो किसी को मौका मिलता ही ना कि वो किसी और मुल्क की तरफ देखे या कहीं और बात करे। तो मैं अगर ऐसा होता भी है, वैसे तो नहीं हुआ और इसका कोई एविडेंस मौजूद नहीं है कि इस तरह की कोई मिलिटेंसी यहाँ पर शुरू हुई है जो कि बाहर से फंडिंग ले रही है। लेकिन अगर हुआ भी है तो मैं तब भी इन्हीं को ब्लेम करूंगा जिन्होंने इतना वैक्यूम छोड़ा वहां पे जिसको कोई और फिल करे।